हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। प्लस टू की जो एनसीईआरटी है उसकी हम एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, पिछले वाले पार्ट में आपने पढ़ा है 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंस अमंग द ह्यूमन इज सेम। जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, आप हैं, मैं हैं, जितने भी आप देख रहे हो, इसके अंदर आपने पिछले बार पार्ट में पढ़ा था कि 99.9% डीएनए सभी में सेम है। जो सीक्वेंस मेरे में है वही सीक्वेंस आप में है। सभी के अंदर 99.9% डीएनए सेम है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या हुआ है कि अगर टोटल डीएनए में इतने बेस पेयर हैं तो इसका 0.1% जो है कितना होगा। तो इसको आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का 0.1% निकालना है। आगे है इज दीज डिफरेंसेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस। तो बेटा आपने फिनोटाइप के बारे में पढ़ा होगा। फिनोटाइप होता है फिजिकली वो हमें कैसे दिखता है। तो इसने कहा कि क्या यही 0.1% जो डीएनए का डिफरेंस है, इसी से जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। किसी की हाइट अलग है, किसी का फेस अलग है, सभी के फिनोटाइप्स अलग हैं। तो इन फिनोटाइप्स के अलग होने के पीछे ये 0.1% डीएनए का ही डिफरेंस है। If one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, यदि आप कोई भी दो लोगों के बीच में डिफरेंस को बताना चाहोगे कि ये दो लोग हैं, इनके बीच में मुझे बताना है कि इनके बीच में कौन कौन से जीन्स का, कौन कौन से जीनोटाइप्स का डिफरेंस है। तो इसके लिए मुझे इन मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि मैं इनका कंप्लीट डीएनए को सेल से बाहर निकालूंगा। ये एक का डीएनए है, ये दूसरे का डीएनए है। अब इसको मैं स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक मैं पूरा जो है सीक्वेंस करूंगा। इसका भी स्टार्टिंग और आखिर तक पूरा सीक्वेंस करूंगा। सीक्वेंस करने के बाद दोनों को आखिर में जो है कंपेयर करेंगे कि भी कहाँ कहाँ पर दोनों अलग हैं। तो देखिए, अब आपने पिछले वाला पार्ट में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था कि भाई पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव काम है। इसीलिए हम यहाँ पर एग्जांपल है कि इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर। आपको दो डीएनए है पूरे जिनकी लंबाई 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर, इनको आपस में अगर कंपेयर करना है तो इसको कंपेयर करने का सबसे आसान रास्ता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो लिखा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टू इंडिविजुअल। कोई भी दो लोग हैं, उनके अंदर डीएनए के अगर सीक्वेंस को मुझे कंपेयर करना है तो सबसे अच्छा मेथड रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब समझते हैं इस वाले पार्ट में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम केवल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर मान लीजिए ये जो है डीएनए एक आदमी का, ये जो है डीएनए है दूसरे आदमी का। तो मैं जो है क्या करूंगा, मुझे पता है कि दोनों के अंदर 99.9% डीएनए तो सेम है। उसके सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां पर भी डिफरेंसेस हैं, अगर मैं उनको जो है पहचान लूं तो इनके जो है पहचानने के कारण मैं जो है बता सकता हूं कि इस जो है पर्सन का डीएनए ये है, इसका डीएनए ये है, इसके यहाँ पर कुछ जो है डिफरेंसेस है, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस। तो मैंने पूरे डीएनए को जो है कंपेयर कर लिया है। जहां पर जो सेम था वो तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जहां पर भी डिफरेंसेस जो उसको मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहचान लिया है। अब मेन बात आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते क्या है। तो बेटा आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा है कि आदमी का जो डीएनए होता है वो ज्यादातर डीएनए रिपीटेटिव डीएनए है। अब रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, तो रिपीटेटिव का है कि एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो बार बार पूरे जीनोम के अंदर रिपीट होता है। अब रिपीटेटिव डीएनए दो टाइप का, आपके जो सैटेलाइट डीएनए है वो दो टाइप का बताया हुआ है। रिपीटेटिव डीएनए का ही एक टाइप है सैटेलाइट डीएनए, जो कि दो टाइप का आपने पढ़ना है। एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। तो देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम डिफरेंसेस को पहचानते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन में डीएनए के, जिसको हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। इसको मैंने रिपीटेटिव डीएनए क्यों कहा, क्योंकि बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेज, इन सीक्वेंसेज के अंदर स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। एक डीएनए का
छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा फ्रेगमेंट बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। दीज रिपीटेटिव डीएनए, अब देखिए मान लीजिए ये पूरा जो है डीएनए है जो कि सेल के अंदर था, इसमें से मुझे रिपीटेटिव डीएनए को अलग करना है, तो मैं एक जो है स्पेशल टाइप की सेंट्रीफ्यूगेशन होती है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई मैं जो है बल्क जीनोमिक डीएनए को, यानी कि जो ज्यादातर डीएनए है उसको मैं अलग जो है करता हूं बाय द प्रोसेस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डेंसिटी के हिसाब से डीएनए को सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर द बल्क डीएनए फॉर्म से मेजर पीक, तो अगर ये मैं ग्राफ की सहायता से दिखा रहा हूं तो एक बड़ी जो पीक दिखती है तो वो रिप्रेजेंट करता है बल्क डीएनए को, और यहाँ पर एक जो है छोटी पीक रहेगी वो रिप्रेजेंट करता है सैटेलाइट डीएनए को। तो इस टाइप से आपको ये चीज जो है पता होनी चाहिए कि भाई हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से बल्क जो डीएनए है उसको सैटेलाइट डीएनए से अलग कर रहे हैं। सैटेलाइट डीएनए एक टाइप का रिपीटेटिव डीएनए है। अब यहाँ पर मेन आपको समझना है सैटेलाइट डीएनए के बारे में। सैटेलाइट डीएनए दो टाइप का हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। मेन है कि इसको डिवाइड करने के पीछे किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मेन है कि भाई डीएनए का है तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर है उसकी कंपोजिशन क्या है, 80 रिच है या फिर जीसी रिच है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसके ऊपर है पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि जो रिपीट हो रहा है उसकी कितनी लंबाई है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट। तीसरा है नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितना नंबर है। तो इसके आधार पर हमने दो टाइप में बांट दिया है, एक है माइक्रो सैटेलाइट, एक है मिनी सैटेलाइट। दीज सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपीटेटिव डीएनए किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। इसका मतलब रिपीटेटिव डीएनए का ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन नहीं होता है, बट दे फॉर्म द लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन का जो जीनोम है जिसकी लंबाई है 3 × 10 सॉरी जिसकी लंबाई अभी हमने जो है पढ़ी थी 3 × 10⁻⁹। तो पूरा जो ह्यूमन जीनोम है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है रिपीटेटिव डीएनए ही बनाता है। ये दीज डीएनए शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा आप जो है समझें डिफरेंसेस या फिर वेरिएशन। तो इसने कहा ये जो सीक्वेंसेस हैं सैटेलाइट डीएनए में, मिनी और माइक्रो सैटेलाइट, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस शो करते हैं अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर। उसी को हम समझने वाले हैं और उसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज भी करने वाले हैं। तो इसने कहा है कि भाई दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, इसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, जो कि एक टाइप का सैटेलाइट डीएनए है, जिसमें हम एक मिनी सैटेलाइट को यूज करने वाले हैं जिसका नाम है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सिंस द डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, डीएनए जो हर एक सेल से अगर हम लेते हैं, चाहे वो ब्लड आपको मिला है वहां से डीएनए ले रहे हो, किसी का बाल मिला है, स्किन से, बोन से, सलाइवा, स्पर्म, किसी भी सेल का डीएनए होगा फ्रॉम एन इंडिविजुअल, एक आदमी का, उसमें सेम टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म यानी सेम टाइप का डिफरेंसेस, सेम टाइप की वेरिएशन देखने को मिलती है। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन। फोरेंसिक आपने सीआईडी देखा होगा, सीआईडी के अंदर अलग अलग टाइप से हम डीएनए को मैच कर रहे हैं कि भाई ये इसका डीएनए है, इसने जो है खून क्या होगा, ये जो है मर्डर कर सकता है। तो फोरेंसिक एप्लीकेशन में इसका हम काफी यूज करते हैं। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, माँ बाप से उसके बच्चे के अंदर भी ये जो पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि डिफरेंसेस यानी कि रिपीटेटिव डीएनए, मेरे में इतनी बार रिपीट हो रहा है और मेरे बच्चों में इतनी बार रिपीट हो रहा है, ये भी जो है इनहेरिट होते हैं। तो माँ बाप का और बच्चे का डीएनए भी काफी ज्यादा मैच होना चाहिए। तो इसको भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग, माँ बाप का जो डीएनए टेस्ट होता है बच्चे के साथ वो इसी में ही यूज किया जाता है। इन द डिस्प्यूट केस क्या होता है आजकल, जैसे कि ये कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो है दो जो है वार्ड है, इस
वार्ड में और इस वार्ड में, तो बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं। माँ बाप बाद में जो है केस करते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं है, तो उस केस के अंदर हम आखिर में बच्चे का और माँ बाप का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। सिंपल सा बात है, डीएनए के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको जो है कंपेयर करते हैं। आगे देखिए, तो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पैराग्राफ है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको केवल इस वर्ड को समझाया हुआ है कि भाई डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एज पॉलीमॉर्फिज्म इन द डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पॉलीमॉर्फिज्म के जो है वो एक तो यूज होता है जेनेटिक मैपिंग के अंदर, जैसे कि ये कोई क्रोमोजोम है, जेनेटिक मैपिंग होती है कि इस जो है क्रोमोजोम के ऊपर ये वाला जीन, इसकी ये पोजीशन, इसकी ये पोजीशन, इसकी ये पोजीशन, यानी कि जीन्स की पोजीशन को मैप करना है क्रोमोजोम के ऊपर। तो इसके अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म काफी काम आता है, वेरिएशन काफी काम आती है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में तो आपने पहले पढ़ा ही है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस होता है ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मींस इन सिंपल टर्म्स। तो यहाँ पर हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंपल भाषा में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। तो बेटा अगर डेफिनेशन आती है बोर्ड के अंदर या फिर कोई भी नीट के अंदर एमसीक्यू बनता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जीन्स के लेवल पे, डीएनए के लेवल पे वेरिएशन यानी डिफरेंसेस कितने हैं जो कि आते हैं ड्यू टू म्यूटेशंस। ये बात आप जो आपका चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहां पर आता ही है कि भाई वेरिएशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। म्यूटेशन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हो सकता है, या फिर रैंडम मेटिंग हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी मेल और जो है फीमेल इंटर ब्रीडिंग के थ्रू अपनी ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है यूनिक चीज है। तो वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल विच अराइज ड्यू टू द म्यूटेशन। अब आपने जो है म्यूटेशन के बारे में पहले पढ़ा हुआ होगा चैप्टर नंबर 5 में। यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूटेशन का मतलब होता है ऑल्ट्रेशन इन द डीएनए सीक्वेंस विच रिजल्ट इनटू द चेंज इन जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप, यानी डीएनए के अंदर बदलाव होना जिससे उसका जीनोटाइप तो बदल ही रहा है, जिसके कारण उसका फिनोटाइप भी बदल रहा है। म्यूटेशन बहुत टाइप की हो सकती है, डिलीशन हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकती है। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन म्यूटेशंस का क्या इफेक्ट हो सकता है वो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हो। अब है न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल्स और इन जर्म सेल्स। दो इंपॉर्टेंट टाइप का सेल है बेटा आपकी बॉडी के अंदर। दो टाइप के सेल हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल, एक होते हैं जर्म सेल। जर्म सेल आर गैमीट फॉर्मिंग सेल। गैमीट्स आर स्पर्म और एग। अगर हम बात करें मेल की तो मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में एग बनता है। तो जो सेल्स स्पर्म और एग को बनाते हैं वो जर्म सेल हैं। आपने चैप्टर नंबर जो आपका इस समय 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आता है कि भाई मेल के अंदर जो गैमीट बनाते हैं उसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम, दिस इज द मेल जर्म सेल। और जो फीमेल में एग बनाते हैं उसका नाम है ऊगोनियम, दिस इज द फीमेल जर्म सेल। तो हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल हैं, एक है जर्म सेल, एक है सोमेटिक सेल। अब यहाँ पर बात ये जो है बताने वाला है कि भाई अगर पोलीमॉर्फिज्म शो हो रहा है सोमेटिक सेल्स में तो वो इनहेरिटेबल नहीं है। सिंपल सा बात है कि भाई जो स्किन सेल है अगर उसमें कोई वेरिएशन है तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर पास नहीं होगा, क्योंकि स्किन सेल का कोई रोल नहीं है न्यू जाइगोट की फॉर्मेशन में। मेन है कि जर्म सेल के अंदर अगर वेरिएशन है उसी से स्पर्म बनना है, एग बनना है। अगर इसमें जो है वेरिएशन है तो वो वेरिएशन बच्चे में दिखेगी। देखिए, देख पा रहे जर्म सेल क्या है, सेल्स दैट जनरेट द गैमेट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इन जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग। इसने कहा अगर जर्म सेल में ऐसी म्यूटेशन हुई है जिससे वो बच्चा पैदा करने के सक्षम है, यानी कि म्यूटेशन तो हो गई है लेकिन उसको उस म्यूटेशन से बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब वो आसानी से अपनी अगली पीढ़ी को पैदा कर पाएगा। लेकिन ये म्यूटेशन हुई है तो ये म्यूटेशन अगली पीढ़ी में जो है ट्रांसमिट होगी। हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन? इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगली पीढ़ी में जाएगी तो दूसरे मेंबर्स में भी आसानी से फैल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा।
एलील, अब एलील के बारे में आपको चैप्टर नंबर 5 में पता होना चाहिए कि भाई ये जो है दो फॉर्म होती हैं जीन की। हो सकता है कैपिटल टी, हो सकता है स्मॉल टी हो। कैपिटल टी है तो वो रहेगा डोमिनेंट, स्मॉल टी है तो वो रहेगा रिसेसिव। अब यहाँ पर एलील्स एक ही जीन के दो रूप हैं, दोनों हाइट को ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक हाइट को टोल कर रहा है, एक हाइट को ड्वार्फ कर रहा है। तो इस दो जो रूप हैं इनको जो है कंट्रोल करने वाले जीन्स को एलील बोलेंगे। तो एलील्स का आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। तो इसने कहा एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या हुआ कि ये वाला हाइट का जीन है जिसके जो कि है कैपिटल टी, ये वाला हाइट का जीन है स्मॉल टी, इससे बनेगा एमआरएनए, इससे बनेगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन से निकलेगा ग्रोथ हार्मोन। इससे बनना चाहिए एमआरएनए, इससे बनना चाहिए प्रोटीन। लेकिन हमने देखा कि जो कैपिटल टी का जीन है उससे तो अच्छी मात्रा में ये वाला प्रोटीन बन रहा है जिससे ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, लेकिन स्मॉल टी वाला जीन में कोई ना कोई वेरिएशन आ गई है जिसके कारण ये सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं बन रहा या ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहा, जिससे हाइट कम हो रही है। तो इसने कहा जो एलील सीक्वेंस के अंदर वेरिएशन आ रही है उसको भी हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में ही काउंट करते। कब करते हैं? इफ मोर देन वन एलील एट ए लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 है, पूरी जो है पॉपुलेशन है, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में अगर उनकी फ्रीक्वेंसी 0.01 है तो ही उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में काउंट करेंगे। In simple term, if inheritable mutation is observed in a population at higher frequency, अगर किसी भी जो है पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पाई गई है तो उसी को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म काउंट करेंगे। अब बेटा यहाँ पर डिस्कवरी के अंदर आपने एक नाटक आता है, म्यूटेंट को दिखाते हैं वहां पर, तो उनको आप डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोल सकते क्योंकि उन लोगों के अंदर ही वो वेरिएशन हुई है, पूरी पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है। तो सिंपल सा बात है, वो इनहेरिटेबल म्यूटेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.01% से ज्यादा है उसी को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। द probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutation in these sequence may not have any immediate effect in an individual reproductive ability। अभी ये बात आती है, इस वेरिएशन का ज्यादा असर जो है नॉन कोडिंग यानी कि रिपीटेटिव डीएनए में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो ये रिपीटेटिव डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन होती भी है तो वो उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती। देखो, मान लीजिए हमने कहा ज्यादातर डीएनए रिपीटेटिव है, कुछ डीएनए है जो कि हमारा जो है कोडिंग है <2%। अगर वेरिएशन आती है इस जो है कोडिंग वाले पार्ट में तो हो सकता है वो रिप्रोडक्शन ना कर पाए, अगली पीढ़ी अपनी पैदा ही ना हो। लेकिन अगर वेरिएशन आती है इस रिपीटेटिव वाले पार्ट में तो उस तो अगली पीढ़ी जो है पैदा हो सकती है, क्योंकि ये कोई जो है कोडिंग पार्ट नहीं है। तो इसने कहा कि भाई अगर वेरिएशन नॉन कोडिंग पार्ट में हो रही है वही हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन में। दीज म्यूटेशंस कीप ऑन एक्युमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इकट्ठी होती रहती हैं फ्रॉम एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ द वेरिएबिलिटी या पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी से एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग होता है। अब बेटा हम समझने वाले हैं कि रिपीटेटिव डीएनए तो सेम होता है, मेरे में भी ये जो है मान लीजिए ATCGA, ये डीएनए का टुकड़ा मेरे में भी रिपीट हो रहा है, आप में भी हो रहा है। अब मेन बात है कि भाई मेरे में अंदर टोटल जो है क्रोमोजोम है 46, आप में भी जो है 46 क्रोमोजोम है, एक से जो है 46। अब मैंने कहा ये वाला जो डीएनए का टुकड़ा है मेरी बॉडी के अंदर 10 बार रिपीट हो रहा है क्रोमोजोम 1 में, आपके अंदर हो सकता है 100 बार रिपीट हो रहा होगा। क्रोमोसोम नंबर 2 में ये मेरे जो डीएनए है, मेरा जो जीनोम है उसके अंदर 25 बार रिपीट हो रहा है, आपके अंदर हो सकता है एक बार भी ना हो। तो इसका मतलब 46 के 46 जो है क्रोमोसोम, और आपकी बॉडी के और मेरी बॉडी के उसके अंदर ये डीएनए का टुकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है ये चीज अलग है। तो इसी को हम बोल रहे हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। टेंडम का मतलब होता है आगे पीछे ही रहेगा, जैसे कि ये है फिर ये है फिर ये फिर ये लगातार रिपीट हो रहा है, तो लगातार जो है कितने टुकड़े रिपीट हो रहे हैं ये हर एक पर्सन में अलग अलग होता है। तो इसने कहा देयर इज ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू वेरी लार्ज स्केल।
पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है आपने अब म्यूटेशन का ही जिक्र आएगा। म्यूटेशन जो है पॉइंट म्यूटेशन आपने पढ़ी होगी, जैसे कि ये डीएनए और यहाँ पर केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज आ गया, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया के अंदर पढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि कोई जो है पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, लार्ज स्केल की म्यूटेशन। फॉर इवोल्यूशन विद स्पेशिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवोल्यूशन के लिए इस टाइप की जो है पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, अगर म्यूटेशन नहीं होंगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा, रुक जाएगा। अब जो है बात करेंगे हम, मेन पार्ट आ जाता है जिसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपसे नीट में भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूछ सकते हैं कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, कौन से स्टेप्स है। तो देखिए, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया गया था एलएस जेफरी के द्वारा। इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उन्होंने एक जो है सैटेलाइट डीएनए को एक जो है प्रोब के रूप में यूज किया, जो कि बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था। यही लाइन है, इसको समझेंगे होता क्या है। एक मिनट मैं इसको जो है मिटा लेता हूं ताकि आपके लिए जगह बना सकूं लिखने की। मिट नहीं रहा है तो चलो इसी में देखते हैं भाई। देखिए, मान लीजिए ये आपका जो है डीएनए है। मान लीजिए यहाँ पर जो है ये डीएनए है कंप्लीट, जो कि आपके सेल में है। मैंने इस डीएनए को आइसोलेट किया, पूरा डीएनए को जो है मुझे पता जो है, मैंने क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया है, तो इस डीएनए का पूरा सीक्वेंस मुझे पता है और कौन सा टुकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है मुझे पता है। अब उसी में से मैंने एक जो है टुकड़े को निकाला, मान लीजिए ये है ATCGA। ये वाला जो डबल स्ट्रैंड का होगा तो ए के सामने टी आ गया, जी के सामने सी आ गया, सी के सामने जी आ गया और टी के सामने ए आ गया। मान लीजिए ये जो है डबल स्ट्रैंड का टुकड़ा है, ये बार बार रिपीट होता है। अब ये आपको पहले स्टडी जो है करनी पड़ती है कि भी ये वाला एक जो है प्रोब है। प्रोब क्या होता है? प्रोब का मतलब एक ऐसा डीएनए का फ्रेगमेंट जो बार बार रिपीट होता है, जो एक टाइप का वीएनटीआर है। वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट विच इज अ टाइप ऑफ मिनी सैटेलाइट। हम जो है पढ़ने वाले हैं मिनी सैटेलाइट, ऐसे जो है डीएनए होते हैं जिसके अंदर 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड, 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लंबे होंगे और ये रिपीट हो सकते हैं 100 से लेकर 1500 बार। हो सकता है मेरे में 100 बार हो, आप में हो सकता है 1200 बार हो, मेरे में हो सकता है केवल 200 बार हो, आप में हो सकता है 1500 बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं वीएनटीआर। तो वीएनटीआर का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का टुकड़ा जो बार बार रिपीट होता है। आप में हो सकता है 10 बार हो रहा, मेरे में 20 बार हो रहा, 100 बार हो रहा। मैक्सिमम क्या लंबाई होती है 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, और इनका जो रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी है वो है 100 से 1500। अब देखिए, तो इट वाज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट। दी ये जो आपकी टेक्निक होती है जिसको हम पहले सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन को भी इस्तेमाल करते हैं रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब के साथ। अब मैं एक जो है खाली पेज के अंदर आपको समझाना चाहूंगा कुछ बातें। यहाँ पर मुझे कुछ खाली पेज अगर मिल जाए। एक मिनट, जैसे कि थोड़ा सी जगह यहाँ पर है, सॉरी। मान लीजिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बेटा, अब ये जो है आपका सेल है, सेल का डीएनए है। डीएनए में से मैंने ये जो है डबल स्ट्रैंडेड टुकड़ा निकाल लिया है। अब इस डबल स्ट्रैंड को मैं ब्रेक जो है कर दूंगा, इसको डीनेचुरेशन कर दूंगा और ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है सिंगल स्ट्रैंड को मैं बोलूंगा प्रोब। ये जो है प्रोब है जो कि बार बार रिपीट होती है। अब देखिए, ये जो है ये कोई जो है क्राइम सीन है। यहाँ पर मुझे इस आदमी पर शक है, इस आदमी पर शक है, और ये मुझे जो है डीएनए मिला क्राइम सीन से। तो मेरे पास टोटल जो है 3 जो है सैंपल हैं, ए, ये वाला बी और ये वाला सी। अब बेटा मैं जो है क्या करूंगा, इस सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब को, ये इस जो है डीएनए को भी मैंने सिंगल स्ट्रैंड कर लिया है सभी को। तो इस जो मैंने 3 लोगों के डीएनए सैंपल को लिया और उनको सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक कर रखा है, टुकड़ों में तोड़ रखा है सिंगल स्ट्रैंड। और इन जो है टुकड़ों के ऊपर इस जो है प्रोब को, जिसको मैंने रेडियो लेबल्ड कर लिया है, यानी रेडियो एक्टिव
मॉलिक्यूल से मैंने इसको बाइंड जो है कर लिया और इसके ऊपर मैंने इनको डाल दिया है, इस जो है प्रोब को इन सभी डीएनए के ऊपर डाल दिया है। अब क्या होगा बताओ, जहां जहां पर इस प्रोब को इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां पर ये बाइंड हो जाएगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। अब जहां जहां पर जो है बाइंड होगी वहां वहां पर डार्क बैंड आएगा ऑटो रेडियोग्राफी में। यहाँ पर देख सकते हैं ये बैंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हुई है। तो मेन, मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि भाई होता क्या है। अब स्टेप को देखिए, सबसे पहले हमने आइसोलेट जो है किया है डीएनए को, उसके बाद डीएनए को तोड़ लिया है टुकड़ों में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। उसके बाद हमने फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटेल में अभी नहीं बात करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डीएनए को उसके साइज के हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड चार्ज। तो हमने बहुत सारे, हमारे पास टुकड़े हैं, उसको मैंने साइज के हिसाब से अलग अलग कर लिया। अब मैंने उन जो है टुकड़ों को एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन से बनती है, उसके ऊपर भेज दिया है। अब देखो, मान लीजिए ये एक फिल्म है, इसके ऊपर हमने डाल दिया है इस जो है प्रोब को। जहां जहां पर ये प्रोब डबल स्ट्रैंडेड, मतलब जहां जहां पर ये प्रोब को अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलेगा वहां वहां पर बाइंड हो जाएगी और वहीं पर एक डार्क बैंड आ जाएगा। आखिरी है कि जहां जहां पर हाइब्रिडाइज हुए हैं डीएनए फ्रेगमेंट, उसको ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करेंगे और आखिर में हम देख लेंगे। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे देखिए, वीएनटीआर एक टाइप का जो है सैटेलाइट डीएनए होता है जिसको हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं। तो बेटा मैंने आपको कहा था दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लंबा होगा, ये 100 से लेकर 1500 बार रिपीट होगा। माइक्रो सैटेलाइट में साइज छोटा है, केवल 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लंबा टुकड़ा है, जो कि 10 से और 50 बार मैक्सिमम रिपीट हो सकता है। तो आप जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर रहे हो वो एक टाइप का मिनी सैटेलाइट है। अब मिनी सैटेलाइट होता क्या है, एक स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए अरेंज्ड टेंडमली। टेंडम का मतलब होता है ये डीएनए यहाँ से यहाँ तक, इसके इसके बिल्कुल पीछे है, बीच बीच में होगा तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्प्रेस्ड, लेकिन यह टेंडमली। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्रोमोजोम से दूसरे में भी कॉपी नंबर अलग अलग होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल, मेरे जो है क्रोमोजोम 1 में 25 बार रिपीट हो रहा है, आप में हो सकता है 100 बार रिपीट हो रहा होगा। मेरे जो है क्रोमोजोम नंबर 2 में ये 1000 बार रिपीट हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 3 में 500 बार रिपीट हो रहा है। हर एक क्रोमोसोम में भी नंबर ऑफ रिपीट अलग अलग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही आपका शो करता है डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यही बेटा हम इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। वीएनटीआर का जो साइज होता है वो 0.1 से 20 के भी हो सकता है। आफ्टर हाइब्रिडाइजिंग विद वीएनटीआर प्रोब, ऑटो रेडियोग्राम अलग अलग बैंड दिखाता है। ये बैंड हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं। हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है पॉपुलेशन में अलग अलग होंगे, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके। अभी इस जो है टेक्निक को आप काफ़ी जो है सेंसिटिव बना सकते हो अगर हम जो है पीसीआर को यूज़ करें। पीसीआर भी आपके सिलेबस में है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरे वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। पीसीआर का यूज करके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इसने कहा कि हम डीएनए एक सेल से लेकर के भी इसको जो है कंप्लीट हम कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा देखिए, ये दो हैं, ये ए है, ये बी है। इसके जो है क्रोमोसोम नंबर 7 में इतनी बार रिपीट हो रहा है, इसके जो है क्रोमोसोम नंबर 7 में इतनी बार हो रहा है। तो दोनों को हम जो है कंपेयर कर में, इसमें इतनी बार रिपीट हुआ, इसमें इतने, इसमें इतना, इसमें अलग रिपीट हो रहे हैं। और आखिर में इसको ऑटो रेडियो, जहां जहां पर आपको बैंड दिख रहे हैं वहां वहां पर हमने जो है प्रोब की कॉम्प्लीमेंट्री हाइब्रिडाइज किया है। आखिर में यह एप्लीकेशंस के ऊपर आ जाता है। एप्लीकेशन क्या होती है, तो हम जो है पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो है पता कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पहली दो एप्लीकेशन आई थी, एक तो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस में, दूसरा एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं पेरेंटल डिस्प्यूट केस में। मैंने पहली बार इतना लंबा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर वीडियो डाला है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें अजय बायो चैनल को। कोई कॉन्सेप्ट अगर मिस हो गया है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।